हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास है हिंदी पेडागोजी की मास्टर क्लास है। इसमें हम हिंदी पेडागोजी का पूरा रिवीजन करेंगे। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है हिंदी पेडागोजी में, इस क्लास को देख के जाइए। आप 15 में आराम से 12 से 13 नंबर स्कोर कर पाएंगे। इसलिए क्लास बहुत लंबी होगी। अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर एक पॉइंट के नोट्स बनाते जाइए और जल्दी से वीडियो को सबके साथ शेयर कर लीजिए ताकि सबको जोड़ लीजिए। फिर अच्छे से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ये मौका को हाथ से जाने मत देना। अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिख दो। आप ये 2 या 3 घंटे की जो क्लास है ना, इसको देख लीजिए। आपका हिंदी पेडागोजी में कुछ भी नहीं गलत होगा, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। इतनी मेहनत कर लो, अभी जो टाइम है इस 15 दिन का यूटिलाइज करो और सीटेट का एग्जाम को अपनी मुट्ठी में कर लो। अपने माँ बाप से कह दो आपके पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े थे, पूरा करके मैं दिखलाऊंगी। तो चलिए जल्दी से कॉपी पे लेके बैठिएगा, हर एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। जिस तरीके से मैं समझाऊँ हर एक छोटा से छोटा पॉइंट नोट जरूर कर लीजिएगा, बस उसको 1-2 बार रिवाइज करिएगा। हिंदी पेडागोजी का पेपर आपकी मुट्ठी में होगा, आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा अर्जन क्या होते हैं, अधिगम क्या होते हैं। तो भाषा अर्जन मुख्य रूप से बालक समाज से सीखता है। अर्जन क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है बच्चा ऑटोमेटिक वो सीख जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा होता है, अर्जन। अर्जन कैसे प्रक्रिया होती है, तो अर्जन आपकी अचेतन प्रक्रिया होती है। अचेतन प्रक्रिया क्या होती है, जैसे आपके अगल बगल में किसी बच्चे ने गाली दे दी तो छोटा बच्चा क्या होता है, वो भी सीख जाता है। उसे ये पता नहीं होता कि सही है कि गलत है, वो तो सिर्फ उसका अर्जन कर रहा होता है। तो अर्जन कैसा होता है, अनौपचारिक होता है। अर्जन से हम किसका अर्जन करते हैं, मातृभाषा का। तो अर्जन से याद रखिएगा, अर्जन अनौपचारिक होता है, अर्जन मातृभाषा का करते हैं, और अर्जन सहज होता है। अर्जन के लिए आपको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता, बच्चा ऑटोमेटिक छोटे छोटे वर्ड बोलना आपको सुनकर सीख जाता है। क्योंकि अर्जन कैसा होता है, सहज होता है। सहज ना देके आपके एग्जाम में दे सकता है, स्वाभाविक होता है, नैसर्गिक होता है, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। तो अर्जन सहज होता है, स्वाभाविक होता है, नैसर्गिक होता है। अर्जन के द्वारा बच्चा क्या करता है, मातृभाषा को सीखता है। अर्जन से क्या होता है, अचेतन प्रक्रिया। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, ये आगे कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि प्याजे ने क्या बोला था, वाइगोत्स्की ने क्या बोला था, चोमोस्की ने क्या बोला था। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे आपके वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। समाज के साथ संपर्क करके वाइगोत्स्की कह रहे हैं बच्चा जब छोटा होता है अपनी माँ से, पापा से, फैमिली से, फ्रेंड सर्कल में धीरे धीरे इन सब से बातचीत करता है, उसी से क्या होता है, उसके भाषा का विकास होता है। समाज के साथ संपर्क का परिणाम अगर क्वेश्चन में आता है तो तुरंत ऑप्शन लगाएगा वाइगोत्स्की। बालक की भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया के द्वारा, समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। कौन कहेगा, वाइगोत्स्की कहेंगे। क्लियर हो क्या? इसके अलावा वाइगोत्स्की ने निजी वाक की बात की थी। निजी वाक क्या होता है, जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, छोटे बच्चे अपने कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए स्वयं से बात करते रहते हैं। जैसे अगर आपने छोटे बच्चे को देखा होगा किसी, तो खेलते खेलते कहेगा ये मेरी गाड़ी आ रही है, ये मेरे ये है, तो मतलब क्या करता है, बोल बोल के कहता है। ऐसा क्यों बोलता है, अपने कार्यों को दिशा निर्देश दे रहा होता है। इसी को निजी वाक या प्राइवेट स्पीच कहा गया है। तो प्राइवेट स्पीच या निजी वाक किसने बोला, वाइगोत्स्की ने। इसी प्राइवेट स्पीच को वाइगोत्स्की ने क्या बोला, प्राइवेट स्पीच। और जबकि आपके पियाजे ने क्या बोला, अहम केंद्रित वाक्य बोला है। इन दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। अगर वाइगोत्स्की के अनुसार पूछेगा तो क्या है, निजी वाक्य, प्राइवेट स्पीच है। जबकि जीन पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित वाक्य है। तो वाइगोत्स्की के बारे में आप समझ गए। अब चलिए हम देख लेते हैं जीन पियाजे ने क्या बोला। जीन पियाजे ने कहा था कि भाषा का जो विकास होता है संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर होता है। जैसा व्यक्ति का संज्ञानात्मक स्तर होता है उसी अकॉर्डिंग उसके भाषा का विकास होता है। उन्होंने कहा किसी का आईक्यू बहुत अच्छा है, उसका भाषा का विकास ज़्यादा अच्छे से होगा, वो ज़्यादा जल्दी शब्दों को ग्रहण कर पाएगा। अगर आपका आईक्यू कम है तो आप कम शब्दों को ग्रहण कर पाएंगे। तो संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर करता है भाषा का विकास।
किसने बोला था? जीन प्याजे ने। इसके अलावा जीन प्याजे ने क्या बोला था? अहम केंद्रित वाक्य की बात की थी। जैसे आपका सीटेट का एग्जाम होगा, ठीक है, तो आप ऐसे तो नहीं माइक लगा के बोलोगे मैंने अपना सीटेट का एडमिट कार्ड रख लिया, मैंने अपना ये रख लिया, मैंने सैनिटाइजर रख लिया, मैंने मास्क रख लिया, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे ना, क्योंकि हमारे अंदर अब क्या, हम मन में अपने का विचार कर लेते हैं। लेकिन छोटा बच्चा होता है तो हर चीज़ को बोलेगा। जैसे सुबह उसका एग्जाम होता है ना, वो अपने हम से जब देखेंगे आप बैग पैक कर रहा हो, बोलेगा बॉक्स तो मैंने रख लिया, राइटिंग पैड मैंने रख लिया, लंच बॉक्स ले लिया, बॉटल ले लिया। वो क्या करता है? अपने कार्यों को दिशा निर्देश देता है बोल बोल कर। आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कई बार क्या करते हैं, अपने कार्यों को दिशा निर्देश देने के लिए बोलते अपने से बोलेंगे अरे यार मैंने पेन कहाँ रख दिया। अगर हम बोल बोल के कर रहे हैं, उसी चीज को जीन प्याजे ने बोला अहम केंद्रित वाक्य, जबकि आपके वाइगोत्स्की ने क्या बोला? निजी वाक्य। अब इसी में आपके चोमस्की आते हैं, नॉन चोमस्की ने क्या बोला था? प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। नॉन चोमस्की ने कहा था हर बालक में क्या होते हैं? एलईडी होते हैं। एलईडी क्या होते हैं? भाषा ग्रहणक यंत्र होते हैं। उन्होंने कहा प्रत्येक बालक में जन्म के साथ ही क्या होता है? एलईडी उपस्थित होता है, जिससे क्या होता है? वो भाषा को ग्रहण कर पाता है। तो प्रत्येक बालक में भाषा को ग्रहण करने की जन्मजात क्षमता होती है। किसने बोला? चोमस्की ने। इसके अलावा सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने बोली थी? चोमस्की ने। एलईडी की बात बोले, भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता, यूनिवर्सल ग्रामर, आंसर होगा आपका चोमस्की। क्लियर हो क्या? ये तीनों आपके 2 नंबर को आसानी से सिक्योर करवाएंगे, वाइगोत्स्की, जीन प्याजे और ये आपके चोमस्की। क्लियर हो गया तीनों पॉइंट? आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछेगा, क्योंकि इसके द्वारा आपसे 13 से 14 नंबर आसानी से स्कोर कर पाएंगे। 1-2 नंबर का हो सकता है कि कई बार स्ट्रेस में गलत होगा। बाकी हिंदी पेडागोजी की पूरी मैराथन सीरीज है, बहुत लंबी है, लेकिन हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। क्लियर हो गया आपको? अब चलिए आगे देखते हैं। भाषा अर्जन में क्या करता है बालक? अनुकरण द्वारा मातृभाषा को सीखता है। सबसे पहले बच्चे किसको सीखता है? मातृभाषा को सीखता है ना। आपकी एनसीईआरटी में भी बोला है कि प्राइमरी स्तर पर हमें बच्चे को कैसे सिखाना है? मातृभाषा, क्योंकि मातृभाषा का बच्चा क्या करता है? अर्जन आसानी से उसकी माँ, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेम्बर जो भाषा बोलते वही तो उसकी मातृभाषा होती है ना, मदर टंग। तो भाषा अर्जन में बालक किसका अनुकरण करता है? मातृभाषा का। अनुकरण किसी को देख के जो काम करना, जैसे उसकी माँ बोलती है पापा, माँ, ऐसे वर्ड बोलते हैं ना बच्चों के सामने, तो बच्चा धीरे धीरे क्या करता है? उसका अनुकरण। तो भाषा अर्जन में बालक क्या करते हैं? अनुकरण द्वारा मातृभाषा को सीखता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मातृभाषा को अधिगम से सीखते हैं कि अर्जन से? तो मातृभाषा को हम अर्जन से सीखते हैं। इसके बाद जो आपकी द्वितीयक भाषा होती है या कोई लक्ष्य भाषा, उसको हम अधिगम के द्वारा सीखते हैं। क्लियर? भाषा अर्जन कैसा होता है? सहज, स्वाभाविक व नैसर्गिक प्रक्रिया है। हो सकता है आपको एग्जाम में सहज दे दे, स्वाभाविक दे दे, नैसर्गिक। तो भाषा अर्जन कैसे? सहज, बहुत ही आसानी से हो जाता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, आप बहुत कोशिश नहीं करते, बहुत ट्राई नहीं करते बच्चे को सिखाने के लिए, वो ऑटोमेटिक छोटे छोटे वर्ड बोलता है। क्यों? क्योंकि भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है। और भाषा अधिगम, अधिगम क्या होता है? अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। अधिगम में आपको सिखाना पड़ता है। जब बच्चे स्कूल में जाता है, वहाँ पे जब आप उसको टारगेट लैंग्वेज सिखाते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, क्योंकि अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, जिसमें आपके बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाल साहित्य की किसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है? अधिगम में। और बाल साहित्य से एक और क्वेश्चन आता है, गिज्जू भाई। गिज्जू भाई कहाँ पे? गुजरात के वकील थे। इन्होंने बहुत सारे बाल साहित्य लिखे हैं। अब बाल साहित्य होता क्या है? बाल साहित्य एक प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं। जैसे आपने चाचा चौधरी पढ़ी होगी बचपन में, कॉमिक्स ट्रैक्स में आती थी ना, बहुत सारे कार्टून बने होते थे। या आप एनसीईआरटी की अभी बुक देख लीजिए, छोटे छोटे स्तर पे होती है ना। तो बाल साहित्य में क्या करते हैं? बालक की आयु, रुचि, उसके मानसिक स्तर को ध्यान में रख के लिखा जाता है, जिसमें बच्चे को क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। अधिगम में बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा बाल साहित्य क्या करता है? बच्चों की कल्पना शक्ति में वृद्धि करता है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं कि बच्चे सोचते हैं अच्छा ऐसा होगा, नीला आसमान ना होता तो क्या होता, आसमान लाल हो जाता तो क्या होता। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है।
बाल साहित्य के द्वारा भाषाई कौशल का भी विकास किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, बाल साहित्य से बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब कल्पना शक्ति का विकास होगा तो बच्चों के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे विचार आएंगे, फिर उन विचारों को अभिव्यक्त करेगा आपके सामने, तो उसके वाचन कौशल का विकास हो रहा है ना, फिर उन विचारों को व्यक्त करेगा, अभिव्यक्ति करेगा, तो उससे क्या हो रहा है, उसके भाषा कौशल का विकास होगा। बाल साहित्य से बालक के शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। बाल साहित्य से क्या होता है, बालक के शब्दकोश में वृद्धि होती है, बहुत सारे नए नए वर्ड सीखता है, तो क्या हो रहा है, उसके शब्दकोश में वृद्धि हो रही है, जिससे उसका भाषा का विकास आसानी से हो पा रहा है। हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का पूरा एनालिसिस करके, आपके सिलेबस का पूरा एनालिसिस करके, और कई सारे बुक का निचोड़ है ये पॉइंट। इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो हिंदी पेडागोजी का पेपर आपकी मुट्ठी में होगा। इसलिए 2 या 3 घंटे की जो मेहनत है, इसको ज़रूर मेहनत करिए। अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो इस क्लास को देखिएगा पूरा, वो बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, इसका एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा अधिगम में क्या करता है, बालक मानक भाषा व द्वितीयक भाषा को सीखता है, जबकि अर्जन में बालक किसको सीखता है, मातृभाषा को। इस पॉइंट को याद रखिएगा, अर्जन के द्वारा बालक मातृभाषा को सीखता है, जबकि अधिगम के द्वारा बालक मानक भाषा व द्वितीयक भाषा को सीखता है। क्लियर हो क्या आपको पॉइंट? अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा, लेकिन बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आपके वीडियो को लाइक किया, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, तो आपको मैथ पेडागोजी की, इंग्लिश पेडागोजी की, ईवीएस पेडागोजी सबकी मास्टर सीरीज दी जाएंगी, लेकिन ये आपके रिस्पांस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने कमेंट किया कि हाँ मैम चाहिए, तो आपको दी जाएगी। अगर आपको ग्रामर की भी, जो आपके 15 नंबर के गद्यांश पद्यांश वो कुछ ग्रामर पोर्शन से आते हैं, अगर आपको उसकी भी मास्टर सीरीज चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। ओके, अब भाषा क्या होती है? भाषा आपकी संप्रेषण का साधन है। अब संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेशन, वही तो संप्रेषण होता है। और हम विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? भाषा के माध्यम से। अब आप क्या बोल रहे हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं ना, तो भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा भी भाषा होती है। अब जैसे क्लास चल रही है, ठीक है, अभी तो चलो आप ऑनलाइन बैठे हो, अब जैसे ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अब आगे टीचर पढ़ा रहा है, पीछे पीछे 2 बच्चे हुए, उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि चलो बाहर चलते हैं। ठीक, उन्होंने क्या किया, इशारे में बात कर लिया कि चलो बाहर चलते हैं। एक दूसरे एक बोला नहीं अभी रुको, क्लास देख लेते फिर चलते, वो बोला अरे छोड़ो चलते हैं। तो उनमें आपस में पूरी बात क्लियर हो गई, तो उसने बोला नहीं ऐसा करते, इस क्लास को देखते इसके बाद चलते, दूसरी क्लास नहीं लेंगे। तो आपने तो कुछ सुना नहीं, तो कैसे सांकेतिक भाषा का प्रयोग हुआ। या फिर जैसे अभी मैंने ऐसे हाथ किया, आप में से कोई बच्चा खड़ा हो गया क्लास में, तो मैंने कुछ बोला लेकिन वो समझ गया, वो खड़ा हो गया, तो क्या, सांकेतिक भाषा। तो भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। और भाषा क्या, एक संप्रेषण का साधन है। भाषा के माध्यम से आप अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर हो क्या? अब चलिए, भाषा तो समझ गए, तो फिर आप भाषा का शिक्षण क्यों कर रहे हैं? हिंदी पेडागोजी आप क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो इसका उद्देश्य होगा ना। आप किसी भी काम को करते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो क्यों भाई आप हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं? आए आप कहेंगे मैम हमें तो भैया नंबर क्लियर, हमें तो अपने नंबर लेने हैं, हिंदी पेडागोजी में अच्छे से सीटेट के एग्जाम क्वालिफाई करना है। ये तो सही बात है, ये तो क्या हो गया आपका एक छोटा सा उद्देश्य हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये तो गॉड उद्देश्य आपने बता दिया कि मैं तो इसीलिए पढ़ रही हूँ, नहीं तो पढ़ते ही नहीं। हिंदी पेडागोजी कितना बोरिंग सब्जेक्ट है आप बोल रहे हो, तो फिर पढ़ क्यों रहे बेटा? ये क्या है? ये आपके गॉड उद्देश्य कि हमें क्या करना है, नंबर लाना है, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सिलेबस में हिंदी पेडागोजी को स्थान दिया गया, तो क्यों दिया गया? कुछ तो उद्देश्य होगा ना आपको पढ़ाने का। भाषा शिक्षण के माध्यम से बालक की भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने पर बल दिया जाता है। आपके बच्चों को ऐसी भाषा सिखानी जिसके माध्यम से वो समाज की व्यवस्था के अनुसार स्वयं को ढाल सके। ऐसा न हो कि समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढाल ही न पाए, तो क्या फायदा है ऐसी भाषा का? और इसके अलावा वाइगोत्स्की कहते हैं, बालक को भाषा सिखाने में समाज तथा परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
उन्होंने कहा कि भाषा सिखाने में क्या होता है, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। सामाजिक संपर्क है, अंतःक्रिया, ऐसे वर्ड आए तुरंत आंसर लगाइएगा वाइगोत्स्की। क्लियर हो क्या? अब जो भी आप भाषा सीखते हैं, बच्चा सबसे पहले भाषा कहाँ सीखता है? अर्जन करता है। अर्जन कहाँ पे करता है? परिवार में। परिवार में किसका अर्जन करता है? मातृभाषा का। क्लियर? अब भाषा शिक्षण के कुछ उद्देश्य, सबसे पहला क्या? संप्रेषण की योग्यता का विकास करना। जब तक आपके अंदर भाषा का ज्ञान नहीं होगा, आप संप्रेषण कर सकते हो। जब अपने मन के विचारों को आदान प्रदान ही नहीं कर पाओगे तो दूसरा आपके विचार समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है संप्रेषण की योग्यता का विकास करना। सहज अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, आपके मन में जो भी भाव उनका सहज रूप से अभिव्यक्त कर पाए, दूसरे के सामने अपने मन के विचारों को, भावों को व्यक्त कर पाए, ये भी मुख्य उद्देश्य होता है। सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी का विकास करना, आपके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, लेकिन जब तक आप दूसरे के सामने प्रकट नहीं करोगे, कोई समझ पाएगा उन विचारों को? आप मन में कितना भी अच्छा सोचते रहो, जब तक आप प्रकट नहीं करोगे दूसरा समझ ही नहीं पाएगा। तो आप किसके माध्यम से प्रकट करोगे? भाषा के माध्यम से। और बहुभाषिकता को कक्षा में स्थान देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे याद रखिएगा। बहुभाषिकता को हमेशा में कक्षा में स्थान देना है। बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। बहुभाषिकता को कभी भी बाधा नहीं माननी। क्लियर? और भाषा के प्रति हमें दृष्टिकोण कैसा रखना चाहिए? इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो भाषा के प्रति हमें समग्रवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। समग्रवादी दृष्टिकोण क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इसके माध्यम से क्या होता है, समग्रवादी दृष्टिकोण के माध्यम से, क्योंकि हम भाषा से सिर्फ एक काम नहीं करते कि जैसे आप हिंदी टीचर हो तो आपका काम उद्देश्य आपने सोच लिया कि मेरा उद्देश्य तो है जाके बच्चे को हिंदी पढ़ाएं। आपको बहुत सारी और चीज़ें करनी, जैसे आपको प्राथमिक स्तर में क्लास 1 और 2 में आपको पता है कि अलग सब्जेक्ट नहीं चला, भाषा के माध्यम से ही शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। भाषा को हमें समग्रवादी दृष्टिकोण से देखना है। अब जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, अब आपके लैंग्वेज टीचर हैं, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई वर्ड आ गया जो इंग्लिश भाषा का है तो आपको उसी समय उसका अर्थ बताना है। और भी और चीज़ें होती हैं, जैसे संप्रेषण कला का विकास करना है, बच्चे के अंदर अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना है, बच्चा अपने मन के भावों को प्रकट कर सके, बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास करना है। ये सब आप कैसे कर सकते हैं? जब आपके अंदर समग्रवादी दृष्टिकोण हो। भाषा को सिर्फ भाषा के रूप में नहीं, एक ऐसे संसाधन के रूप में देखना है जिससे आप बालक का सर्वांगीण विकास कर सकें। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमेशा आपको बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना है। इसके अलावा एक वीडियो और आएगा जिसमें मैं पॉजिटिव टैग, नेगेटिव टैग ऐसे बताऊंगी। कुछ पॉजिटिव टैग होंगे, कुछ नेगेटिव टैग, जिसके अकॉर्डिंग अपने एग्जाम में 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर पिक कर पाएंगे। ठीक है? तो ये आपके फीडबैक पर डिपेंड करेगा कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अब चलिए, भाषा के कुछ अलग अलग रूप होते हैं। जैसे आपकी मातृभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है, राजभाषा। अच्छा बताइए, हमारे भारत की राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा? अनफॉर्चुनेटली यही कहना है कि हमारे भारत की क्या है, राष्ट्रभाषा है ही नहीं। हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है। मातृभाषा क्या होती है? हमारी जो मदर टंग होती है। जैसे गुजरात में रहने वालों की मदर टंग क्या होती है? गुजराती होती है। महाराष्ट्र की मराठी होती है। असम में रहने वालों की असमिया होती है। अलग अलग मदर टंग होती है ना, तो जो उस स्थान की भाषा होती है, जो उसके परिवार की भाषा होती है, उसके समाज की भाषा होती है, उसकी क्या होती है? मदर टंग होती है। अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में वर्णन किया गया। इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइएगा, नोट्स बनाइए। और अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो जो मैं क्वेश्चन पूछती जाऊँ उनके आंसर भी देते जाइएगा। अभी मैं आप सबके कमेंट नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मुझे सीरीज को पूरी कंप्लीट करना है। पर आप आंसर के कमेंट करते रहिएगा, ताकि आप जब कमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें याद होती जाएंगे। इसके अलावा एक त्रिभाषा सूत्र होता है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर इससे पूछे ही जाते हैं। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को लागू करने पर बल दिया था। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी ने भी कहा कि हमें त्रिभाषा सूत्र को लागू करना चाहिए। अब त्रिभाषा सूत्र होता क्या है? त्रिभाषा सूत्र में का 3 प्रकार की भाषाओं को लेना है। कौन कौन सी 3 भाषाएं लेनी है प्राथमिक स्तर पर? सबसे पहले तो मदर टंग होनी चाहिए। अब आप मान लीजिए कि आप एक ऐसे परिवेश में
जहाँ जैसे बच्चे गुजराती बोलता है, मराठी बोलता है, तो सबसे पहले हमें उसे भाषा कैसे सिखानी है, उसकी मदर टंग में, उसकी मातृभाषा में। फिर उसके बाद कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जैसे आपने हिंदी को ले लिया, अब आपको दूसरी भाषा के रूप में क्या सिखाना है, हिंदी को सिखाना है। पहले आप क्या सिखा रहे थे, उसकी मदर टंग सिखा रहे थे। मदर टंग कुछ भी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मराठी हो सकती है, असमिया हो सकती है, जो भी उसकी मदर टंग है। थर्ड लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश को ले लीजिए, कोई दूसरी लैंग्वेज जो वहाँ पे चल रही हो, उससे आप थर्ड लैंग्वेज के रूप में ले सकते हैं। अब आपके मन में और मैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे लोगों की तो मदर टंग हिंदी है, जैसे यूपी बिहार में वहाँ की तो मदर टंग ही हिंदी है, तो यहाँ पे आप हिंदी ले रहे हो, तो यहाँ पे आप दूसरी लैंग्वेज ले सकते हो। जैसे इंग्लिश ले लिया तो यहाँ पे संस्कृत ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो। जैसे यूपी में क्या है, द्वितीय भाषा के रूप में किसको स्थान दिया गया है, जैसे संस्कृत है, उर्दू है, तो ये सब क्या इनको ले सकते हो। तो आपको 3 भाषा कोठारी आयोग ने सबसे पहले इस पर बल दिया था। इसके बाद हमारे एनसीएफ ने भी त्रिभाषा सूत्र को लागू करने पर बल दिया। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एनसीएफ त्रिभाषा सूत्र को लागू करने पर बल देता है कि नहीं, तो हमारा एनसीएफ त्रिभाषा सूत्र को लागू करने पर बल देता है। एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कैसे देनी चाहिए, एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। क्लियर हो क्या? अब चलिए हम देखते हैं भाषा शिक्षण की व्यवस्था। हर चीज़ मैंने इमेज लगा के भी आपको समझाया था कि हर चीज़ आपको समझ में आए, बस आपको नंबर स्कोर करना है हर हाल में। जैसे ही आपका एग्जाम हो, आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम कितने क्वेश्चन इसी सीरीज से आएंगे। आप देखिएगा कॉन्सेप्ट पूरा अगर आपका क्लियर है तो आप हर क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्था का कारण हमारे भारत में क्या है, बहुभाषिकता है। और इस बहुभाषिकता को हमें कक्षा में कैसे एज अ संसाधन प्रयोग करना है, कभी भी बाधा नहीं माननी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हो सकता है नॉर्मल आप कहेंगे मैम ये तो बहुत बाधा है, एक बच्चा मराठी बोल रहा है, एक बच्चा गुजराती बोल रहा है, लेकिन एनसीएफ के अनुसार बहुभाषिकता को हमें एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। जैसे आप ये देख सकते हो, बच्चा क्या हो रहा है, ये बच्चे के घर में बोलचाल की भाषा तो गुजराती है, लेकिन इसके स्कूल में क्या हो रही है, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन इसका एक फ्रेंड है, वो तो पंजाबी बोलता है, तो बच्चे के अंदर क्या होगा, तीनों भाषाओं के गुण हो जाएंगे। उसके परिवार में बोली जा रही है गुजराती, तो बच्चा गुजराती भी सीखेगा। स्कूल में सीख रहा है अंग्रेजी, और फ्रेंड है उसका जो बोलता है पंजाबी, बच्चा को तीनों भाषाओं के शब्दों का ज्ञान होगा धीरे धीरे। इसलिए हमें बहुभाषिकता को हमेशा संसाधन के रूप में प्रयोग करना है, और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देनी है मातृभाषा के माध्यम से। क्लियर हुआ आपको? त्रिभाषा सूत्र में कौन कौन सी लैंग्वेज को चूज करना है, पहली आपकी मदर टंग, दूसरी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तीसरी आप अदर कोई भी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। एनसीएफ ने त्रिभाषा सूत्र को लागू करने पर बल दिया। सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र के बारे में किस आयोग ने बताया, तो कोठारी आयोग ने। क्लियर? अब त्रिभाषा सूत्र में क्या बोला गया, बहुभाषिकता को एक साधन के रूप में लेना है। बहुभाषिकता को हमेशा क्या करना है, साधन के रूप में लेना है, कभी भी बहुभाषिकता को बाधा नहीं माननी। क्लियर हो क्या? ये समझ में आ गया आपको? आप चलिए हम पढ़ लेते हैं भाषा कौशल। कितने होते हैं भाषा कौशल, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। सही आप कमेंट कर रहे हैं। भाषा कौशल होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 प्रमुख भाषा कौशल होते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपका लिसनिंग होता है, फिर स्पीकिंग होता है, फिर राइटिंग होता है, और फिर आपका रीडिंग होता है, फिर राइटिंग होता है। LSRW, इसको याद रखिएगा, यही कौशल होता है। बच्चा सबसे पहले क्या करता है, सुनता है। जब बहुत छोटा बच्चा होता है, सिर्फ क्या होगा, आपको 15 से 20 दिन का बच्चा हो, उसके सामने आप कुछ वर्ड बोलेंगे बार बार, तो क्या करेगा, बच्चा सुनेगा। धीरे धीरे सुनने के पश्चात बच्चा छोटे छोटे वर्ड बोलना शुरू करेगा। उसके बाद पढ़ना शुरू करता है, उसके बाद लिखना। यही एक सीक्वेंस होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये 4 क्या होते हैं, भाषा कौशल होते हैं। अब सुनना कौशल और आपका जो पढ़ना कौशल होता है, इसमें आप क्या कर रहे हो, चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं। कोई चीज़ आप सुन रहे हैं तो भी आपके मन में क्या हो रहा है, माइंड में ग्रहण कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ पढ़ रहा है तो भी क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए सुनना व पढ़ना को हम ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। और जो आपका लिखना होता है और बोलना होता है, इसको आप क्या बोलते हो, अभिव्यक्तात्मक कौशल। आपको कोई भी चीज़ अभिव्यक्त करनी, अपने विचार को कैसे करेंगे, बोल कर ही तो करेंगे। इस टाइम पे मैं आपको समझा रही हूँ तो कैसे समझा रही हूँ, बोल कर और लिख कर, इसके माध्यम से मैं क्या कर रही हूँ, अभिव्यक्त कर रही हूँ। तो हम कौन से कौशल का प्रयोग करें, अभिव्यक्तात्मक कौशल।
आप कौन से कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए। आप क्या कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। सुनना और लिखना कौन सा कौशल होता है, सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, यही चीजें तो कर रहे हैं। तो सुनना आपको कौन सा कौशल होगा, ग्रहणात्मक कौशल। और जबकि आप चीजें को नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पे अभिव्यक्तात्मक कौशल भी है। क्लियर हो गया। तो इस तरह ने आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखिए, कहेगा सभी कौशलों की आधारशिला किस कौशल को कहते हैं। तो सुनना सुनना कौशल को सभी कौशलों की आधारशिला कौशल भी कहते हैं। और सभी कौशल आपके क्या होते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समस्त कौशल आपस में कैसे होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर। भाषा कौशल में ग्रहणात्मक कौशल में कौन आएगा, सुनना व पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक कौशल में बोलना व लिखना। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी तेज लग रही हो तो आप यूट्यूब सेक्शन में ऑप्शन होता है, वहां से जाकर स्पीड को कम करके देख सकते हैं। क्योंकि मुझे पूरी सीरीज को खत्म कराना है, आपको पूरा रिवीजन कराना है, इसलिए स्पीड हो सकता है थोड़ी सी तेज हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको लग रहा हो कि स्पीड ज़्यादा तेज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको पहले समझा चुकी हूँ। ये सिर्फ आपको रैपिड रूप में बहुत तेज़ी से रिवीजन कराया जा रहा है मास्टर सीरीज से, जिससे कोई भी पॉइंट आप छोटे नहीं और बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। अब ठीक है, पठन के प्रकार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन। पठन कौशल में क्या होता है, मुख्य रूप से सस्वर पाठन होता है, मौन पठन, गहन पठन या व्यापक पठन। सस्वर पाठन भी आपके 4 प्रकार का होता है। आदर्श वाचन होता है, अनुकरण वाचन होता है, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक। आदर्श वाचन क्या होता है, जब टीचर वाचन करता है उसके बाद बच्चे करते हैं। तो जब बच्चे करेंगे तो क्या होगा, अनुकरण वाचन। जो टीचर करते हो कैसा होता है, आदर्श वाचन। अनुकरण वाचन कौन करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। व्यक्तिगत वाचन क्या होता है, आप अकेले कुछ बोल बोल के पढ़ रहे हैं तो कैसा व्यक्तिगत वाचन कर रहे हैं। और जैसे आप प्रेयर करते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्रगीत गाते हैं, सब लोग मिलकर करते हैं तो कैसा होता है, सामूहिक वाचन। अब इसमें क्या होता है, कुछ पठन होते हैं मौन पठन में, गंभीर पठन होता है, कुछ आपका द्रुत पठन होता है। कौन सा, द्रुत पठन। गंभीर पठन क्या होता है, जब आपको बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को पढ़ना हो, जैसे अपना सिलेबस पढ़ रहे होते हैं, आप हिंदी पेडागोजी को पूरा तैयार कर रहे हैं तो आप बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो कौन सा पठन कर रहे हैं, गंभीर। अब जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं या व्हाट्सएप में कई बार मैसेज वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, द्रुत पठन, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपको शुरू में ऐसे पढ़ना होता है, कोई बहुत ज़्यादा तैयार नहीं करना होता, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी होती, तो कौन सा पठन होता है, द्रुत पठन। क्लियर, याद रखिएगा। इसके अलावा अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन सा होता है, बोलना और लिखना। इस कौशल को कौन सा कौशल बोलते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल। समझ में आया आपको। अधिगम क्या होता है, अर्जन क्या होता है। चोमस्की ने भाषा का संबंध में क्या बोला, वाइगोत्स्की ने क्या बोला, पियाजे ने क्या बोला था। क्लियर हो गया आपको ये सब। इसके अलावा भाषा कौशल क्या होता है, भाषा कौशल आपस में अंतर संबंधित होते हैं। सभी कौशलों की आधारशिला किस कौशल को बोलते हैं, सुनना कौशल को। कौन सा कौशल पहले होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। समझ में आ गया इतना। अब चलिए हम देख लेते हैं भाषा क्या होती है। भाषा आपके भावों को अभिव्यक्त करने का एक जो माध्यम होता है, अपने मन के भावों को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, भाषा के माध्यम से। और भाषा हमारी बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। हमारे विचार कैसे, हमारा वे ऑफ थिंकिंग कैसा, ये हमारे आईक्यू को भी डिपेंड करता है। हमारे विचार कैसे, हम किस बात पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ये हमारा दिखाता है हमारा आईक्यू कैसा है। जैसे कई बार क्या होता है, आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है कि सामने वाला अगर हमसे बुरी तरीके से बात कर रहा है तो हम भी उससे बहुत बुरी तरीके से बात करने लगते हैं। तो फिर उसमें और हमें फ़र्क क्या रह गया बेटा, उसका आईक्यू ऐसा है कि उसका आईक्यू इतना कम है कि उतना ही रिएक्ट कर सकता है, लेकिन हमारा आईक्यू तो अच्छा है, तो हम उसके तरीके क्यों रिएक्ट करने लगते हैं। भाषा हमारी बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करता है, याद रखेगा। इस टाइम की जो मेहनत कर रहे हैं ना बेटा, अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिख रहे हैं, इसलिए मेहनत करते रहिए। आप देखिएगा सीटेट के एग्जाम में आप क्वालिफाई करके दिखाएंगे, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं करें, आप बहुत अच्छे नंबर से। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा फिर भी इस सीरीज को देख लीजिएगा। अगर आप सबको और नेक्स्ट सीरीज चाहिए, जैसे ईवीएस की चाहिए आपको, अगर साइंस की चाहिए, साइंस पेडागोजी की, तो आप वीडियो सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जो आपके लिए मेहनत, आप समझ सकते हो जो पीडीएफ बनाई गई है, कितनी सारी बुक्स का, कितने सारे नोट्स का बिल्कुल निचोड़ कह सकते हैं, जो क्रीम है
वो आपको दी जा रही है, जिससे आप क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब भाषा के कार्य क्या होता है? भाषा हमारे विचार विनिमय का सरल व सर्वोत्तम साधन है। भाषा के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं। संप्रेषण में क्या करते हैं? विचारों का आदान प्रदान, आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? विनिमय। तो भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के द्वारा व्यक्ति विचारों में अभिव्यक्ति करके समाज में अपनी भूमिका का निर्धारण करता है। सोसाइटी में हमारा रोल क्या होगा? हमारे सोसाइटी हमारे बारे में कैसा सोचती है, ये हमारे विचारों के माध्यम से व्यक्त होता है। अगर हम बहुत अच्छे विचार व्यक्त करते हैं, सोसाइटी कहती है वो बंदा बहुत अच्छा है, उसके थिंकिंग प्रोसेस बहुत अच्छी, उसके विचार बहुत अच्छे हैं। अगर आप हर दिन किसी से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, किसी के बारे में अलग अलग निंदा करते रहते हैं, तो आपके विचार ही तो हैं, तो वो लोग बोलेंगे नहीं वो बंदा तो बहुत ही गलत है, उससे तो बात ही करना बेकार है। तो भाषा के माध्यम से हम समाज में अपना स्थान निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भाषा के माध्यम से क्या होता है? हम समाज में अपना एक स्थान निर्धारित करते हैं, समाज में अपना रोल निर्धारित करते हैं। और भाषा हमारी ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। आप जो ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, पेडागोजी अच्छे से रिविजन कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? भाषा के माध्यम से। भाषा व्यक्तित्व निर्धारण में भी सहायक है। आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, इसमें भी क्या आपकी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लियर? शैक्षिक उपलब्धि में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप हिंदी पेडागोजी में 15 में 13 से 14 नंबर लाएंगे, कैसे ला पाएंगे? क्योंकि आपने भाषा के माध्यम से हिंदी पेडागोजी की मास्टर सीरीज को देखा, आपने इस सीरीज को बिल्कुल तैयार किया, तो आप बहुत आसानी से 15 में 13 नंबर लेकर आएंगे। लेकिन किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से तो आप सीख पा रहे हो ना। तो भाषा हमारी उपलब्धि, हमारी भाषा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर हो गया आपके पॉइंट? अब चलिए आगे। अर्जन क्या होता है? अर्जन आपकी एक अचेतन प्रक्रिया है, मैंने अभी आपको बताया था। और जबकि आपकी अधिगम क्या होती है? अधिगम एक चेतन प्रक्रिया होती है। अधिगम में हम वही चीज़ें सीखते हैं ना जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं। जबकि अर्जन में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें हम सीखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में सेट हो जाती है ना, क्योंकि हमारा माइंड उनका क्या कर लेता है? अर्जन। जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, छोटा बच्चा कई बार क्या होता है? गाली देना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तो सिर्फ अर्जन कर लिया, उसे पता ही नहीं होता है सही है कि गलत है। क्लियर हो क्या? भाषा सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भाषा को सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। किसी व्यक्ति को आपने भाषा सिखा दिया तो कैसे आप जान पाएंगे? जब वो भाषा प्रयोग करके, तो भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना होता है। आपको ये जानना है एज अ टीचर कि हमारे बच्चों को जो आपने सिखाया आया कि नहीं आया, तो क्या करेंगे? आप उसको भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करेंगे कि भाषा का प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा बालक विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कर सके। इम्पोर्टेंट, बालक क्या कर सके? विभिन्न संदर्भों में अपनी भाषा का प्रयोग कर सके। दैनिक जीवन के जो उसके विचार है उनको व्यक्त कर सके, अपने अनुभवों को दूसरे के सामने व्यक्त कर सके, अपनी बात को रख सके। अगर इन सब संदर्भ में भाषा का प्रयोग कर रहा है तो उससे हम कहेंगे कि बच्चा भाषा सीख चुका है। भाषा सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषा का विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करने की क्षमता का आकलन करना। ठीक है, भाषा शिक्षण में आप क्या क्या करते हैं? सबसे पहले भाषा शिक्षण में आप भाषाई कौशलों का विकास करेंगे। भाषाई कौशल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना को श्रवण कौशल, बोलना को वाचन कौशल, पढ़ना को पठन कौशल और लेखना को लेखन कौशल कहते हैं। ये 4 प्रमुख भाषा कौशल होते हैं। इसके बाद भाषा कौशल को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ग्रहणात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल कौन सा होता है? सुनना व पढ़ना आपका ग्रहणात्मक कौशल होता है, जबकि बोलना और लिखना कैसा होता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। क्लियर? इसके बाद क्या होता है? श्रवण, पठन व विचार। अब सुनना कौशल कब बोलेंगे? जब बच्चा सिर्फ सुन नहीं ले, सुन के दूसरे की बात को समझ सके, जो सामने वाला बंदा कह रहा है उसको अगर आप समझ पा रहे हो, तभी तो आपके अंदर श्रवण कौशल का विकास हुआ है ना। इसके अलावा भाव और विचार को ग्रहण कर सके। इसी प्रकार क्या होता है? अभिव्यक्तात्मक कौशल का विकास आप तब मानोगे ना कि जब हम अपने भाषा, लेखन और विचार का प्रकाशन कर सके, किसी के सामने अपने भाव को व्यक्त कर सके। और ग्रहणात्मक कौशल का विकास तब होगा जब दूसरे के भाव को भी ग्रहण कर सके। तो अच्छा वार्तालाप, अच्छा कम्युनिकेशन तब माना जाता है। कब माना जाएगा बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
कम्युनिकेशन अच्छा तब माना जाएगा जब दूसरे की बात को धैर्यपूर्वक सुन सकें, उसकी बात को समझ सकें और अपनी बात को उससे आसानी से समझा सकें। मतलब हम दूसरे की बात को समझ भी सकें और अपनी बात को आसानी से समझा भी सकें, तभी हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन माना जाएगा। क्लियर हो गया? अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त कर सके, तभी तो कहेंगे ना कि हमारे अंदर भाषाई क्षमता है कि मन के विचारों की क्या कर पा रहे हैं, अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं। भाषा आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है? भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने उन्हें हाईलाइट कर दिया है। आप सोच सकते हो कि इस पीडीएफ को बनाने में कितना टाइम लगा। सारी चीज़ें मैं खुद अकेले हैंडल कर रही हूँ। ये पीपीटी बनाना, वीडियो बनाना, आप सबके लिए नोट्स देना, फेसबुक में आप सबको क्वेश्चन देना, ये जो इतनी मेहनत कर रही हूँ, बस आपको भी इतनी ही मेहनत करनी, अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। अपने खुद ही को कर इतना बुलंद कि कोई आपसे पूछे कि बंदा आपकी हस्ती का राज क्या है। इतनी मेहनत करना है, इतने कम टाइम में अच्छे से सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई। जो आपके पड़ोसी, आपके फ्रेंड्स कहते थे ना कि आपसे नहीं हो पाएगा, सीटेट का एग्जाम तो आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, उनको करके दिखाना है कि अगर मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। इस टाइम पे आप लिखते जाइए, हर एक पॉइंट को नोट्स बनाइए, बिल्कुल तैयार कर लीजिए। आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रुक सकता। ठीक। भाषा आकलन के लिए पोर्टफोलियो की भूमिका क्या होती है? क्वेश्चन याद रखेगा। भाषा आकलन में पोर्टफोलियो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में क्या होता है, किसी भी बच्चे की क्रमिक प्रगति का विवरण होता है कि बच्चे का प्रोग्रेस कैसे हो, उसका पूरा विवरण रखा जाता है। तो इससे आप समझ पाते हैं कि बच्चे के पहला कैसे प्रोग्रेस थी, अब कैसे हो रही है। इससे इसलिए भाषा के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसके? पोर्टफोलियो की। याद रखिएगा। जैसे आप ये देख सकते हैं पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में क्या होता है, एक साइकिल रहती है। इसी साइकिल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपको पता चलता है कि बच्चे की प्रगति क्या पहले कैसी थी, अब कैसी हो रही, बच्चे की प्रगति पहले से बढ़ रही है कि घट रही है। इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, बच्चे का आप आकलन करते हैं कि पहले से अगर प्रोग्रेस बढ़ रही है तो मतलब बच्चा पॉजिटिव जा रहा है। अगर पहले से भी प्रोग्रेस घट रही है तो कोई ना कोई ऐसा कारण है, उस कारण को आपको पता लगाना है। उस कारण का पता लगाना है, आप क्या कहलाता है? निदानात्मक कहलाता है। बच्चे की समस्या को अगर आप पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या होता है? निदानात्मक। अब समस्या पता चल गई, अब उस समस्या को आप समाधान करना चाहते हैं तो आप क्या होगा? उपचारात्मक। याद रखिएगा, एक दो पॉइंट तो क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है। भाषा के में खेल का प्रयोग। अब भाषा सिखाते समय अगर आपने खेल का प्रयोग कर दिया तो इससे क्या होता है, अधिगम को विस्तार मिलता है, अधिगम और आसानी से हो सकता है बच्चे को। खेल में क्या होता है, बच्चों को इंटरेस्ट आता है, जिससे जो आप सिखाना चाहते हो और विस्तार पूर्वक बच्चे सीख लेते हैं। हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए उन सबको मैंने समाप्त किया हुआ है। अब श्रवण कौशल, लिसनिंग एबिलिटी, इसमें क्या होता है, सुनने, समझने, अर्थ ग्रहण करने की क्षमता हो। श्रवण कौशल का विकास तब माना जाएगा जब बालक सुन सके, समझ सके, अर्थ ग्रहण कर ले और साथ ही सुनी बात पर चिंतन और मनन करके सही निर्णय ले ले। जो सुन रहा है उस पर चिंतन करके, मनन करके निर्णय भी सही ले ले, तभी हम कहेंगे बच्चे के अंदर क्या, श्रवण कौशल का विकास है। अब श्रवण कौशल का विकास करना है तो पहले क्या, श्रवण की विषय वस्तु रोचक हो। बच्चे को अगर आप, छोटा बच्चा है उसको कहानियों के द्वारा, कविता के द्वारा, बाल साहित्य के माध्यम से सिखाएंगे तो उसमें उसको इंटरेस्ट आएगा। उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता का हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा रूप व आकार की मात्रा निश्चित हो। कक्षा में बालक हमेशा सक्रिय रहे, निष्क्रिय नहीं रहे। आपको जो भी टीएलएम प्रयोग करनी है ऐसे टीएलएम प्रयोग करनी है, बच्चा सक्रिय रूप से सीख पाए। अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसमें कहे बच्चा निष्क्रिय है, उस ऑप्शन को आपको तुरंत गलत कर देना है। हमेशा बच्चे को सक्रिय रहना है, टीचर को सक्रिय रहना है। जब दोनों सक्रिय होंगे तो उनकी क्या होगा, ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होंगे। और जिस टीएलएम के द्वारा बच्चा सक्रिय है, उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास हो रहा है, वही टीएलएम सर्वोत्तम होता है, वही शिक्षण विधि सर्वोत्तम होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलिए आगे देख लेते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, ओरल एक्सप्रेशन। मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है, जब हम दूसरों को समझ प्रस्तुत कर सकें और ऐसी भाषा से प्रस्तुत करें दूसरा समझ सके। आप ऐसी भाषा से ना प्रयोग करते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाए, तो क्या आपका मौखिक अभिव्यक्ति मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। हमें ऐसे विचार अपने ऐसे व्यक्त करने कि सामने वाला समझ सके, तभी हमारी मौखिक अभिव्यक्ति मानी जाएगी। क्लियर हो क्या? अभिव्यक्ति कौशल की विषय वस्तु के कुछ गुण होते हैं। जब आपका अभिव्यक्ति कौशल, अव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन सा होता है आपका?
बोलना और लिखना, ये दोनों कौशल कौन से होते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो हमेशा इसके कुछ गुण शुद्ध हो। पहले तो जो भी आप अभिव्यक्त कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। इसके अलावा स्पष्ट होना चाहिए, सामने वाला समझ सके। सशक्त होना चाहिए, एक अच्छी मजबूत उसकी इमेज हो। ऐसा ना हो कि ऐसे गलत सलत कुछ भी, उसके एक पावर हो। आप सामने वाले से जो बोलो सही होना चाहिए, शुद्ध स्पष्ट होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, और विचार आपके क्रमबद्ध होने चाहिए और सहज रूप से सामने वाला समझ सके। ये सारे गुण के साथ अगर अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करेंगे तो सामने वाला क्या होगा? बहुत इंटरेस्ट से आपकी बात को सुनेगा भी और समझेगा भी। क्लियर? ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इन सबको याद रखिएगा। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अव्यक्त कौशल की विषय वस्तु का कौन सा गुण नहीं है, तो इसमें देख लीजिएगा ये 6 गुण आपके होंगे, इसमें से अलावा जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है। और बहुभाषिकता को हमें कक्षा में क्या संसाधन के रूप में प्रयोग करना है, इस पॉइंट को तो बिल्कुल रट लीजिए। बहुभाषिकता हमारे संज्ञानात्मक विकास को भी बढ़ावा देती है। बहुभाषिकता अधिगम में वृद्धि करती है। आपकी क्लास में अलग अलग माहौल के बच्चे होंगे, कुछ पंजाबी बोलेंगे, कुछ गुजराती बोलेंगे, कुछ मराठी बोलेंगे, कुछ आपके हिंदी बोल रहे हैं, कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? बच्चे आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, जिससे उनके शब्दकोश में वृद्धि होगी। अब जब शब्दकोश में वृद्धि होगी तो उनके भाषा का विकास अच्छे से होगा। अब जब भाषा का विकास अच्छे से होगा तो उनका संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होगी। जब संज्ञानात्मक विकास अच्छे से होगा तो उसका अधिगम, जो सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीख पाएगा। तो बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। बहुभाषिकता को कभी भी हमें बाधा के रूप में नहीं मानना। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? अब चलिए हम देख लेते हैं भाषाई विविधता क्या होती है। भाषाई विविधता, भाषा में विविधता, जब दो या दो से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ जो व्यक्ति बोल सके उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बहुभाषी। जैसे हिंदी भी बोल रहा है, आसानी से इंग्लिश भी बोल रहा है, गुजराती भी अच्छे से बोल रहा है, वो व्यक्ति कैसा होगा? बहुभाषी होगा। दो से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ बोल पाता है। और बहुभाषिकता हमारी भारतीय अस्मिता का एक अंग है, क्योंकि हमारा भारत कैसा देश है? एक बहुभाषी देश है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। किस अनुसूची में किया गया? तो 8वीं अनुसूची में। और हमारे यहाँ 47 भाषाओं का प्रयोग पठन पाठन में किया जाता है। और हमारे भारत में बोलियां कितनी, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं। लगभग 400 से 500 से ऊपर हमारे भारत में बोलियां है। तो भारत कैसा बहुभाषी देश है? जब हमारा देश ही बहुभाषी है तो हम बहुभाषिकता को कक्षा से कैसे निकाल सकते हैं? इसलिए बहुभाषिकता को कक्षा में स्थान देना है, और सिर्फ स्थान नहीं देना, उसका संसाधन के रूप में प्रयोग करना है। ठीक। और संविधान के किस भाषा में, किस भाग में या किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्लियर रखिएगा याद। अब कक्षा कक्षा में बहुभाषिकता, बहुभाषिकता को कैसे स्थान देना है? संसाधन के रूप में स्थान देना है। और बहुभाषिकता केवल संसाधन का बेहतर उपयोग नहीं है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बहुभाषिकता के द्वारा मेरा संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि हो रही, अधिगम में वृद्धि। इससे क्या होगा? प्रत्येक बालक संरक्षित और स्वीकार महसूस करेगा। हर बच्चे को लगेगा कि हमें हमारी मदर टंग के साथ स्वीकार किया जा रहा है। अगर गुजराती बच्चों को आपने मना कर दिया कि नहीं यहाँ गुजराती नहीं बोले, उससे लगेगा मैं उपेक्षित महसूस कर रहा हूँ। जब आप उसको उसकी मदर टंग के साथ स्वीकार करेंगे तो बच्चे को लगेगा नहीं, हमारी सामाजिक संस्कृति का भी यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और स्वीकार महसूस करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि प्रत्येक बालक स्वयं को संरक्षित व स्वीकार महसूस करे। इसके लिए आप किसी भी तकनीक का प्रयोग करिए, कुछ भी करिए, आपका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। क्लियर हो क्या? और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी बालक को छोड़ना नहीं है। कोई भी बच्चे की भाषाई पृष्ठभूमि कैसे भी हो, हमें किसी भी बालक को पीछे नहीं छोड़ना। यही हमारे बहुभाषिकता का मुख्य उद्देश्य है। और कक्षा में बहुभाषा का प्रयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी है। जब बहुभाषा का प्रयोग करोगे तो लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में भी जानेंगे। अलग अलग जैसे फेस्टिवल आएंगे तो गुजराती बच्चा बताएगा मेरे यहाँ तो ऐसे फेस्टिवल मनाते हैं, तो दूसरा बच्चा ऐसा बताएगा नहीं मेरे यहाँ तो ऐसा बनाते हैं। अलग अलग फेस्टिवल होंगे, जिसमें मोमडन का ईद भी आएगी, सिखों का फेस्टिवल भी आएगा, हिंदुओं का भी आएगा। एक दूसरे के बच्चों को एक दूसरे के त्योहारों के बारे में बताइए कि आपके यहाँ लोहड़ी कैसे मनाते हैं, आपके यहाँ पे मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं। ऐसे अलग अलग फेस्टिवल, तो क्या होगा? सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी बन जाएगी। और स्कूल में बहुभाषीय शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। हमेशा आपको स्कूल में क्या करना है? बहुभाषीय शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। क्लियर? अब शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ क्या होंगे?
सबसे पहला लाभ, शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी बच्चों के। जब अलग अलग भाषा के शब्द सुनेंगे तो उनके शब्द भंडार में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब जब शब्द भंडार में वृद्धि होगी, संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होगी, जिससे क्या होगा, उसके अधिगम में वृद्धि होगी। क्लियर हो क्या? इतने पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं? इतने पॉइंट से आपने काफ़ी सारे नंबर स्कोर किए। 7 से 8 नंबर तो आपके इतने ही टॉपिक से आ जाएंगे। आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आप सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर हो क्या आपको? जल्दी से हर पॉइंट के नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है? ये क्लास थोड़ी सी लंबी और रहेगी, लेकिन हर चीज़ आपको समझा दी जाएगी, ठीक है? अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री, टीएलएम। टीएलएम क्या होता है? शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत वे समझ सामग्री आती है जिसका प्रयोग शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में करता है, जिसके माध्यम से आपका शिक्षण, टीचिंग प्रभावशाली हो रही, टीचिंग में रोचकता आ रही, वो सारी सामग्री क्या होंगी, टीएलएम के अंतर्गत आएंगी। जैसे आपकी एल्विन स्ट्रॉन्ग ने परिभाषा दी थी, शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से शिक्षा में छात्रों की रुचि बनी रहे। वो सभी साधन क्या होंगे, आपके टीएलएम के अंतर्गत आएंगे। मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है शिक्षण अधिगम सामग्री। पहले क्या होती है, दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री, श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री, श्रव्य व दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री। जिस शिक्षण अधिगम सामग्री को ध्यान के देख कर हमारे शिक्षण में रुचि आए, वो हमारी क्या होगी, दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री। और कुछ ऐसी होंगी जिसे हम देखें भी और सुने भी, वो हमारी क्या होंगी, श्रव्य व दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री। जिस अधिगम सामग्री को हम सिर्फ सुन सके, हमारी क्या होगी, श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री। जैसे आपका श्याम पट है, ब्लैक बोर्ड, अब तो जैसे व्हाइट बोर्ड आ रहा है, स्मार्ट बोर्ड आ रहा है, ये सब चीज़ें, चित्र होते हैं, मानचित्र, रेखा चित्र, चार्ट, आप संग्रहालय लेके जा रहे हैं, ये सब आपकी क्या होते हैं, दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री। इनको बच्चे क्या करते हैं, देखता है। जैसे बाल साहित्य होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल साहित्य प्रिंट समृद्ध परिवेश, सामाजिक अंतःक्रिया गतिविधियाँ भाषा सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। और हमेशा जो भी आपको पाठ्यपुस्तक बनानी है, बालक की क्षमता, आयु, विविधता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना है। अब जैसे एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, तो क्लास 1 में कैसा होता है, बच्चे के लेवल को ध्यान में रख के बनाई जाती है ना, कि क्लास 1 में बच्चा क्या करेगा, मूर्त चीज़ों से सीखेगा। जैसे वहाँ पे क्या होता है, एक पढ़ाना होता है, तो उसमें क्या करते हैं, एक के साथ में एक इमेज बना के देते हैं कि देखो बेटा एक एप्पल है, एक ये बनाना है। क्यों? क्योंकि बच्चा ऐसे समझ पाते हैं कि एक है। तो हमेशा मूर्त चीज़ों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, टेप रिकॉर्डर, ये सब क्या, श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री। इसके माध्यम से हम सुन के बच्चे को सिखाने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा जैसे सिनेमा होता है, टीवी, कंप्यूटर, ये दृश्य व श्रव्य दोनों शिक्षण अधिगम सामग्री, इसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? अब शिक्षण अधिगम सामग्री के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहला कार्य, छात्रों को प्रेरणा देना, जिससे छात्र अधिगम के प्रति आकर्षित हो। हम बच्चों को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे आप क्लास में जाओ, ऐसे क्लास हो एकदम कोई भी चार्ट ना लगाओ, कुछ भी नहीं लगाओ, मैप ना लगाओ, तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी यही चीज़ें मैं आपको इमेज लगा लगा कर समझा रही हूँ, आपको इंटरेस्ट आ रहा है। अब यही मैं सिर्फ लिखी हुई होती, आपको इंटरेस्ट ऐसे कॉपी में लिख के दे देती, नोट्स तभी पढ़ा तो मैं तब भी रही होती हूँ, लेकिन तब आपको इंटरेस्ट नहीं आता। अब जैसे आप ये पीपीटी में देख रहे हैं, पीडीएफ फॉर्म में देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं तुरंत, तो आपको इंटरेस्ट आ रहा है। इसी प्रकार आपको बच्चे को चार्ट पेपर से, मानचित्र से, जिस भी तरीके से, उससे पहले उसे मोटिवेट करना है, मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा देना है, जिससे बच्चा क्या होगा, अधिगम के प्रति आकर्षित होगा। तो किसके माध्यम से करेंगे आप? टीएलएम के माध्यम से। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? छात्रों को विभिन्न प्रकार की क्रिया करने का अवसर उपलब्ध कराएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब वो क्रिया करने का अवसर उपलब्ध कराएंगे तो बच्चा क्या होगा, सक्रिय होगा। और जिस चीज़ में बच्चा सक्रिय होगा तो अपने ज्ञान का निर्माण जो करेगा ना, वो स्थायी ज्ञान होगा। और शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग से कठिन पाठ्यपुस्तक को भी आसानी से समझाया जा सकता है। जैसे मानचित्र, मानचित्र क्या होता है, बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, छोटे बच्चों के लिए, कि ये देश इस देश के साथ सीमा बनाता है, इसके साथ स्थलीय सीमा है, इसके साथ जलीय सीमा है।
इसके लिए आप क्या करिए, बढ़िया सा मानचित्र लीजिए, ठीक है, और वहाँ पे बच्चों को वीडियो दिखा दीजिए कि बेटा देखो ये ऐसा, यहाँ पे जल है, यहाँ पे इसकी बॉर्डर लाइन बनी हुई है, इमेज फॉर्म में दिखा दीजिए, बच्चा बहुत आसानी से समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि टीएलएम के द्वारा कठिन पाठ्य वस्तु को भी आसानी से समझाया जा सकता है। हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि देख सकते हैं आप कितने लोग बच्चे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन लाइक कितने कम है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तथ्यात्मक सूचनाओं को भी हम रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत सारी तथ्यात्मक सूचनाएं, फैक्ट है, फैक्ट को भी क्या इंटरेस्टिंग वे पे प्रेजेंट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? टीएलएम के माध्यम से। बच्चों में जन्म से भाषा अर्जन की क्षमता होती। किसने बोला था? चोमस्की ने, याद रखिएगा। किसने बोला था? आपके चोमस्की ने। किसने कहा था कि जो भाषा का विकास होगा आपके संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर करेगा? जीन पियाजे ने। क्लियर? इसके अलावा आपके वाइगोत्स्की ने क्या बोला था? भाषा सामाजिक संपर्क का परिणाम है। अधिगम की एक संस्थागत प्रक्रिया है, जबकि अर्जन कैसे होता है? सहज, अनायास, स्वाभाविक और नैसर्गिक रूप से होता है। भाषा के माध्यम से बालक समाज का क्या करता है? सक्रिय सदस्य बनता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय बालक की क्षमता, गुण और भाषा के जो विभिन्न गुण, उन सबका ध्यान रखना है। जैसे एक पाठ्य पुस्तक के प्रमुख गुण क्या होने चाहिए? भाषा के ज्ञान में वृद्धि हो, रोचक हो, व्यवहारिक हो। ऐसा ना हो कि उसका जो ज्ञान आप सिखा रहे हो उस ज्ञान को समाज में प्रयोग कर सके। जैसे आप बच्चे को काउंटिंग सिखाते हो तो काउंटिंग का प्रयोग करता है ना सामान लेने में और चीज़ों में, तो हमेशा ऐसी चीज़ें सिखानी है जिस ज्ञान का व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर सके। सामाजिक सांस्कृतिक प्रतीक परिवेश से संबंध हो, जो भी ज्ञान उसके जीवन से, उसके परिवेश से संबंधित हो, रोचक हो, उसके जीवन से संबंधित हो, ऐसे ही पाठ्य पुस्तक का हमें निर्माण करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो इससे आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए इस इमेज को याद कर लीजिए। और इसके सारे इमेज मैं अपने फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगी, वहां से जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इसको 1-2 बार और देखेंगे ना तो सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अब आपके भाषा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत होते हैं। जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कुछ सिद्धांतों को पालन करना होता है। पहला सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसपे सिद्धांत में बच्चा सक्रिय है। अगर जब सक्रिय होकर बच्चा स्वयं सीख रहा है, सक्रिय तब होगा जब बच्चे को क्या होगा? इंटरेस्ट आ रहा होगा, उससे रुचि आ रही होगी। तो जिस सिद्धांत में, जिस टीएलएम के द्वारा अगर बच्चा सक्रिय है तो वो बिल्कुल सही होगा। तो ये कौन सा सिद्धांत होता है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। आपके ऑप्शन में जहाँ पे भी बच्चे को सक्रिय रखने की बात की जा रही हो, बच्चे को रुचि आ रही हो, उसकी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहा हो, वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्या होता है? रुचि का सिद्धांत। बच्चे को ऐसे सिखाना है जिसमें उसको इंटरेस्ट है, ऐसे टीएलएम का प्रयोग करना है जिसमें इंटरेस्ट है। बच्चे को जब रुचि होगी तो स्वतः काम करने का प्रयास करेगा। अभी प्रेरणा का सिद्धांत, बच्चों को मोटिवेट करना है, उन्हें मोटिवेशन बच्चे को देना है। बेटा आप कर सकते हो, आगे बढ़ो, करने की कोशिश करो, जिससे बच्चा स्वतः करने का प्रयास करे। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, बच्चों को ऐसी चीजें सिखानी जो उसके जीवन से जुड़ी हो। जब जीवन से जुड़ी होंगी तो बच्चा कहेगा अरे इसका तो मैं प्रयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, आपको जब भी बच्चे को पढ़ाना है इस पॉइंट को याद रखना है कि आपकी क्लास में हर परिवेश का बच्चा है तो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे जल्दी सीख पाएंगे, कुछ बच्चे देर से सीख पाएंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। स्वाभाविकता का सिद्धांत, बच्चे की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या, उसके अंदर जिज्ञासा होगी, वो जानने का प्रयास करेगा ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे हो रहा है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आवृत्ति का सिद्धांत, बच्चे को जो भी पढ़ाए उसके बार बार आवृत्ति कराते रहें, जिससे बच्चा उस चीज़ को भूले नहीं। क्लियर हो गया? अब व्याकरण शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियाँ होती हैं, जैसे भाषा संसर्ग विधि होती है, पाठ्य पुस्तक विधि होती है, निगमन विधि, सूत्र विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, समवाय विधि, आगमन विधि, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। जैसे आगमन निगमन विधि होती है, एक दूसरे के पूरक होती है। आगमन विधि में बच्चे को पहले आप उदाहरण देते हैं फिर नियम समझाते हैं, जबकि निगमन विधि में क्या करते हैं? बच्चे को पहले नियम बताते हैं फिर उदाहरण दे के समझाते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है? जैसे बच्चे को आप सिखाते हैं तो उस समय व्याकरण की क्या भूमिका होती है? आपकी देखो भाषा कैसे होती है? परिवर्तनशील है और विकासशील है। जैसे आपको पता है पहले हिंदी को हम क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे, फिर धीरे धीरे सिंधु बोले, फिर हिंदी बोले, फिर आज हिंदी बोलते हैं ना। तो क्या हम बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी भाषा परिवर्तनशील होती है, इसलिए उसके स्वरूप को शुद्ध रखने और विकृतियों से बचाने के लिए व्याकरण की शिक्षा अति आवश्यक होती है। इसके अलावा भाषा में स्थायित्व लाने के लिए भी व्याकरण महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
और मानक भाषा के प्रयोग में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, याद रखिएगा। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? आप हिंदी ग्रामर क्यों पढ़ाते हो, इसका क्या उद्देश्य होता है? भाषा संबंधी नियमों से अवगत कराना। सबसे पहले हमें बच्चे को भाषा संबंधी नियमों से अवगत कराना है कि हमारी भाषा का संबंध के प्रमुख नियम क्या है, इन नियमों को प्रयोग कैसे करना है, लिंग वचन कारक ये सब का प्रयोग कैसे करना है। नवीन भाषा को सीखने में सहायक होती है। जैसे आपके यूनिवर्सल ग्रामर की बात की गई थी ना, यूनिवर्सल ग्रामर की बात किसने की थी? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर आया। यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी आपके चॉम्स्की ने। उन्होंने कहा था कि विश्व की सभी भाषाएं एक मूल व्याकरण से संबंध है, इसीलिए अपने बच्चे को ग्रामर सिखानी होती है। भाषा की अशुद्धता की क्षमता को, जब आपको ग्रामर का नॉलेज होता है तभी तो आप पहचान पाते हैं ना कि ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं? व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 3 व्याकरण के प्रमुख अंग होते हैं। आपके एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसलिए बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है? व्याकरण क्या होते हैं? व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप में लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान करवाता है। डॉक्टर स्वीट ने एक परिभाषा दी थी, व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण अथवा शरीर विज्ञान है। उन्होंने कहा कि भाषा का अगर शरीर विज्ञान किसी को कहेंगे तो किसको बोलेंगे? व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप में रख पाते हैं। हमारी विकृतियों से बचा के रखती है कौन? व्याकरण। अब भाषा शिक्षण के प्रमुख सूत्र होते हैं कौन कौन से? सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य, विश्लेषण से संश्लेषण। ये आपके प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं। सरल से कठिन, बच्चे को पहले सरल चीजें सिखानी, तब धीरे धीरे उसे कठिन चीजों को समझाना है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चे को पहले ऐसी चीजें सिखानी है जो जानता है, तब उसे नवीन चीज को सिखाने का प्रयास करना है। स्थूल से सूक्ष्म, बच्चे को पहले स्थूल चीज सिखानी, जैसे बच्चे को आपको पढ़ाना है आयत, तो बच्चे को पहले दिखाइए ईंट, बच्चे को पहले दिखाइए माचिस। पूर्ण से अंश की ओर, ये भी एक नियम है कि बहुत सारी चीजें बच्चों को पूरी समझा दीजिए, तब उसके छोटे छोटे पार्ट को समझाइए। अनिश्चित से निश्चित की ओर, बहुत सारी चीजें बच्चों की अपनी निर्माण बना लेते हैं, अपनी ज्ञान की रचना बना लेते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उसको पहले उसके माध्यम से एक निश्चित चीज की ओर ले के जाना है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, बच्चे को पहले प्रत्यक्ष चीजें सिखाइए। जैसे ज्योमेट्री पढ़ानी है तो बच्चे को पहले ज्योमेट्री की संरचनाएं दिखाइए, तब उसको अप्रत्यक्ष अवधारणाओं की ओर लेके जाइए। विशिष्ट से सामान्य, पहले उसे विशिष्ट चीजें समझाइए, फिर धीरे धीरे सामान्य चीजें लेके जाइए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पहले उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ के समझाना है, फिर उसको एक साथ मिलाकर संश्लेषण के रूप में समझाना है। क्लियर? ये प्रमुख सूत्र होते हैं, इसको याद रखिएगा। भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों को हमें भाषा के विविध स्वरूपों से परिचय कराना आपकी प्रमुख भूमिका होती है। हमें क्या करना है? एक भाषा शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? बच्चे को भाषा के विभिन्न स्वरूपों से परिचय करवाना होता है। क्लियर? लेख, लेख मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख। सुलेख क्या होता है? जब आप राइटिंग को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा लिखवा रहे हैं बच्चे को कि राइटिंग सुधर सके, उस समय क्या होता है? सुलेख का प्रयोग करते हैं। अनुलेख, अनुलेख जैसे बच्चों को, बहुत छोटा बच्चा होता है तो आप उसे जैसे का बनाना सिखाते हैं, ऊपर आपने बना दिया, ये जैसे ऐसे ऐसे डट डैश वाली बन के आती है कॉपियों में, ऐसे ऐसे वाली, उसके माध्यम से जो काम कर रहे हो बच्चा क्या होता है? अनुलेख कर रहा है। श्रुतलेख सुनकर, जो श्रुतलेख के माध्यम से हम क्या करते हैं? वर्तनी को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिससे आप इमला वगैरह बोलते हैं, डिक्शन बोलते हैं। क्या आप पहले सुना कि बच्चे को वर्ड बोल रहे हैं, वो बच्चा लिख रहा है, तो क्या होता है? श्रुतलेख। सुलेख, सुलेख पे हम क्या करते हैं? राइटिंग को सुधारने का प्रयास करते हैं। अनुलेख में उसके वर्णों को बनाने का सिखाते हैं, और जबकि श्रुतलेख में वर्तनी को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो गया? टीएलएम क्या होते हैं? मैंने आपको समझा दिया था। टीएलएम के माध्यम से हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रोचकता लाते हैं, और टीएलएम वही सर्वोत्तम होता है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय। बाला, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में से फुल फॉर्म पूछ सकता है। बाला, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे दीवारों को ये क्या किया गया? लर्निंग एड के रूप में प्रयोग कर दिया। जैसे दीवारों में ये इमेज बना दी कि बच्चे इन्हें बार बार देखेगा, इनसे सीखेगा, तो ये क्या होता है? बाला, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। बिल्डिंग को ही लर्निंग एड के रूप में प्रयोग कर दिया गया। और भाषा प्रयोगशाला, भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग क्यों करते हैं?
भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से बच्चों के उच्चारण संबंधी दोष को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों में बहुत सारे शब्दों के लिए क्या होता है, उच्चारण गलत होता है। उन उच्चारण संबंधी दोष को दूर करते हैं किसमें, भाषा प्रयोगशाला में, लैंग्वेज लैब में। क्लियर। पाठ्य पुस्तक आपकी भाषा सीखने का सिर्फ एक साधन है। पाठ्य पुस्तक कोई लक्ष्य नहीं है कि आप एज ए टीचर आपने पूरी सिलेबस को कंप्लीट करवा दिया, आपने भाषा को सिखा दिया। सिर्फ एक साधन है, उस साधन का प्रयोग करके आपको भाषा के विभिन्न पक्षों को सिखाने का प्रयास करना है। क्लियर। अब आपके कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं, जैसे आपका मूल्यांकन क्या होता है, सीसी क्या होता है, इन सबको समझ लीजिएगा। मूल्यांकन से अधिगम की उपलब्धि का आकलन किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, उसका अगर आपको आकलन करना है तो किससे करेंगे, मूल्यांकन से। इसके अलावा क्या होते हैं, मूल्यांकन से छात्रों के विकास को निरंतर गति प्रदान करते हैं। बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है, ये सब कैसे पता चलते हैं, मूल्यांकन से। बच्चे ने इतना सीख लिया, अब उसे और कहाँ सपोर्ट की जरूरत है, ये सारी चीजें हम कैसे जानते हैं, मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है तथा हमारे पठन पाठन प्रक्रिया का भी एक अभिन्न हिस्सा है। मूल्यांकन एक तो सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, इसके अलावा एक अभिन्न हिस्सा है हमारे पठन पाठन प्रक्रिया का। मूल्यांकन के द्वारा क्या करते हैं, छात्र की प्रगति का आकलन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है और कहाँ पे नहीं सीखा, इन सब का आकलन किसमें करते हैं, मूल्यांकन में। मूल्यांकन के द्वारा अध्ययन अध्यापन प्रणाली को प्रभावशील बनाते हैं। सिर्फ अध्ययन प्रणाली में सिर्फ बच्चे का मूल्यांकन नहीं होता, टीचर का भी मूल्यांकन होता है कि आपने जो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया, जो टीएलएम का प्रयोग किया, सही था कि नहीं। अगर सही टीएलएम का प्रयोग किया तो फिर बच्चे ने क्यों नहीं सीखा, आप पता लगाइए किसके माध्यम से नहीं सीखा, तो क्या सुधार कर सकते हैं। इन दोनों प्रणाली को प्रभावशील बनाती है, किसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से। मूल्यांकन का महत्व क्या होता है, मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र ने कितना सीखा कैसे पता करते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य कभी भी बच्चे के अंदर हतोत्साहित करने की भावना होती ही नहीं है कि मूल्यांकन के द्वारा बच्चे को बताना कि आपको सिर्फ ये जानना है उसने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा। बच्चे के किसी भी बच्चे के साथ कंपैरिजन नहीं करनी होती। क्लियर। मूल्यांकन जब पता चलता है शिक्षक द्वारा प्रयोग की जा रही शिक्षण विधियाँ की सही है कि नहीं, जो शिक्षण विधियाँ प्रयोग की जा रही है सही है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, मूल्यांकन से। मूल्यांकन से बुद्धि अवधि का आकलन किया जा सकता है, लेकिन बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना। आप आकलन कर सकते हो कि बच्चे इस आईक्यू लेवल का, इसको हम इस विधि से सिखा सकते हैं, इस विधि से नहीं सीख पा रहा तो कोई नहीं, दूसरी विधि का प्रयोग करते हैं। ये सब कैसे पता करते हैं, मूल्यांकन से। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना। भाषाई कौशल में कितनी प्रगति हुई इसका आकलन करते हैं किससे, मूल्यांकन से। भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है, विद्यार्थी में सृजनात्मकता विकास करना, ये सब चीजें कैसे करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा ही तो करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा हम छात्र की प्रगति का, उसकी योग्यता, उसकी कुशलता, उसकी रुचि, उसकी विफलता, उसकी सफलता, इन सब चीजों का पता लगाते हैं। पहले हम प्रगति का पता चलते हैं, बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, जहाँ से नहीं सीखा वहाँ पे उसको हम क्या करेंगे, सिखाने का प्रयास करेंगे। उसकी योग्यता कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, उसकी कुशलता, बच्चे किस कौशल में कुशल है किस कौशल में अभी कुशल नहीं है। विफलता, बच्चा यहाँ पे विफल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। उसकी असफल, बच्चा असफल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इन सब चीज़ों का हम पता करते हैं किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। इसके अलावा आपका सीसी, सतत व व्यापक मूल्यांकन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सीसी का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए। क्या कई लोग फिर भी सीसी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होता, वो बाल केंद्रित शिक्षा दूसरी है बेटा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सामने देखो लिखा सीसी का फुल फॉर्म, कंटिन्यूअस कंप्रेसिव इवैल्यूएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। सीसीई, सतत व व्यापक मूल्यांकन। सतत का तात्पर्य क्या होता है, निरंतर, हमेशा, लगातार। और व्यापक का मतलब क्या होता है, व्यापक का मतलब होता है सिर्फ किसी एक पक्ष का नहीं, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन लगातार करना सतत व व्यापक मूल्यांकन होता है। कि बच्चा हो सकता है एक बच्चा पढ़ने में नहीं अच्छा लेकिन वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, फुटबॉल में बहुत अच्छा है, डांस में बहुत अच्छा है, उसका भी तो मूल्यांकन करना है। तो कैसे मूल्यांकन करेंगे, व्यापक रूप में। व्यापक में क्या होता है, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कंटिन्यूअस में क्या होता है, रेगुलर एंड कंटिन्यूअस, हमें क्या करना है, रेगुलर रूप से एक्टिविटी करवानी है।
जिससे बच्चे को डर भी नहीं लगेगा। जैसे एक बार अगर फाइनल पेपर होता है तो बच्चे पहले तो पढ़ते नहीं हो, लास्ट टाइम बहुत डरते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, रेगुलर वे पे कंटिन्यूअस एक्टिविटी कराती रहना है, जिससे हम पता चल पाए कि बच्चे का डेवलपमेंट कितना हो रहा है, बच्चा कितना अचीव कर पा रहा है। कंप्रेसिव में क्या, उसके मेंटल, इमोशनल, फिजिकल सारे एस्पेक्ट, इनके सब में प्रोग्रेस करना है। किसी एक पक्ष का नहीं, उसके मानसिक विकास का, भाषाई विकास का, उसका जो नैतिक विकास हो रहा है, इन सब बच्चों का मूल्यांकन करना है। वैरायटी ऑफ टूल्स, इवेल्यूशन में क्या करना है, विभिन्न प्रकार के वैरायटी, डिफरेंट टूल का प्रयोग करना है। सिर्फ एक ही नहीं कि आपने सिर्फ लिखित परीक्षा करा रही, और भी बहुत सारी परीक्षाएं होती है। मौखिक परीक्षा करा लीजिए, रेटिंग स्केल कर लीजिए, चेकलिस्ट का प्रयोग कर लीजिए, पोर्टफोलियो का प्रयोग कर लीजिए, ये सारी एनाडॉक्टल रिकॉर्ड का प्रयोग कर लीजिए। इन सब माध्यम से निरंतर रूप से शैक्षिक व शैक्षिक दोनों बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, किसमें, CCE के अंतर्गत। क्लियर। बाकी इन सबको डिटेल से मैंने आपको CDP की क्लास में भी समझाया, हिंदी पेडागोजी की जब मैंने थ्योरी क्लासेस पढ़ी थी, सब चीज़ों को बहुत डिटेल से समझाया। अभी आपको सिर्फ रैपिड रूप से रिवीजन कराया जा रहा है। क्लियर हो क्या। अब चलिए, जैसे देख सकते हैं कि सिर्फ हमें मौखिक परीक्षा नहीं करवानी है, परीक्षा भी आपको लिखित परीक्षा करा सकते हैं, मौखिक परीक्षा करा सकते हैं, प्रायोगिक परीक्षा करा सकते हैं। ये क्या हो रहा है, मूल्यांकन करने के तरीके हैं, निरीक्षण कर सकते हो। अब बच्चा क्रिकेट मैदान में खेल रहा है, आप निरीक्षण करो बच्चा किस तरीके से खेल रहा है। हो सकता है आपने जिस दिन टूर्नामेंट रखा उस दिन बच्चे को किसी वजह से दिक्कत हो, अच्छा नहीं खेल पाया, आप सतत रूप से उसका मूल्यांकन करिए, उस पर निरीक्षण करिए कि बेटा वैसे कैसे खेलता है। संचय आप लेके अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं जो आप रखते हो, जैसे एनाडॉक्टल रिकॉर्ड रखते हो, पोर्टफोलियो रखते हो, इन सब के माध्यम से भी बच्चे का अवलोकन करिए, निरीक्षण करिए। रेटिंग स्केल, जैसे आप ऐप होता है, कोई भी ऐप में क्या होता है, रेटिंग का होता है ना ऑप्शन कि इतने इसको स्टार देने, तो ये क्या होता है, रेटिंग अभिलेख। ऐसे आप बच्चों को दे सकते हो कि इस पॉइंट के लिए इसको इतने पॉइंट देने हैं, खेल में इतने करने पे इतने देने, इसमें इतने, ईमानदारी के लिए इतने देने हैं, अनुशासन के इतने देने हैं। तो क्या कर सकते हैं, उसका ओवरऑल सर्वांगीण विकास पे आप बल देंगे। क्लियर। परीक्षा आपके 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। लिखित परीक्षा में क्या होता है, छात्रों की उपलब्धि व व्यवहार परिवर्तन की जांच लिखित रूप से की जाती है। जैसे आपके क्लास वगैरह में होते रहते थे, कैसी होती थी, लिखित परीक्षा। और हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, CCE के अंतर्गत कौन कौन से आकलन आते हैं। आपका एक पहला आता है निदानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। ये तीनों आप इसके अंतर्गत आते हैं, आपके CCE के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। ये देख सकते हैं आप CCE का कंटिन्यूअस कंप्रेसिव जो होता है इवेल्युएशन करना, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, सोशल, शैक्षिक और शैक्षिक दोनों बच्चों का इवोल्यूशन कैसे करना है, फीडबैक से कर सकते हैं, रीटेस्टिंग कर सकते हैं। एक बार बच्चा नहीं कर पाया, आप दोबारा उसका टेस्ट करिए। और मेजरमेंट, जो भी आप मापन का यूज करें एकदम सही तरीके से करिए, डायग्नोस्ट करिए, रेगुलरिटी करिए, उसको बार बार फीडबैक लीजिए कि बच्चा अगर नहीं कर पा रहा है किस कारण, फिर उस कारण का पता लगाइए, फिर उसको दोबारा समझाइए। क्लियर। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो में बच्चे की क्रमिक प्रगति का विवरण होता है। जब भी अभी आपको मैंने ऊपर समझाया कि पोर्टफोलियो क्या होता है, उसमें क्रमिक बच्चे की प्रोग्रेस कैसे हुई उसका पूरा विवरण होता है, किसमें, पोर्टफोलियो में। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर हमें शिक्षा कैसे करानी, मातृभाषा के माध्यम। इसके अलावा हमें समावेशी शिक्षा का ध्यान रखना है। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। पहले क्या होता था, बहुत पहले आपका अलगाव वाले सेपरेट विद्यालय, जैसे ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग विद्यालय थे, अलग अलग विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय खोले गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चे, विद्यालय तो अलग है लेकिन बाद में तो उन्हें रहना कहाँ है, सोसाइटी में। सोसाइटी में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो बच्चे क्या होते थे, बाद में उनको बहुत दिक्कत हुई। इसीलिए क्या हुआ, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया। समावेशी शिक्षा में सेग्रीगेशन इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, जो अलगाव है, अलगाव तो हमारे प्रकृति के नियम के भी खिलाफ है, तो हमें क्यों अलग, तो हमें क्या करना है, सामान्य बच्चों के साथ ही, किनके साथ, सामान्य बच्चों के साथ ही में विशिष्ट बच्चों को भी शिक्षा देनी है। लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार पे संसाधन उपलब्ध कराएं और उन्हीं बच्चों के साथ शिक्षा देने। ये किसमें कहा गया, समावेशी शिक्षा में। जैसे आपकी क्लास में एक बच्चा है जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित है, उसके लिए लेंस की, चश्मा की व्यवस्था करवा दीजिए या उसे आगे बैठा दो। एक ऐसा बच्चा है जो आंशिक रूप से सुन नहीं पाता, उसके लिए उसके सहयोगी उपकरण व्यवस्थित करवा दो। जैसे आपके स्कूल में रैंप बनती है ना, तो रैंप क्यों बनती है, जो सामान्य बच्चा है वो तो चढ़ के आ ही जाएगा, इसके अलावा जो ऐसा बच्चा है जो व्हील चेयर से आता है वो भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसी विद्यालय में विशिष्ट बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवा देने। ये किस में बोला गया, समावेशी शिक्षा में।
क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट जितने भी इंपॉर्टेंट थे आपको मैंने समझा दिए। जैसे यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जैसे डिस्लेक्सिया क्या होती है, आपकी पठन अक्षमता होती है। डिसकैलकुलेटिया, कैलकुलेटिया मतलब गणितीय जो अक्षमता होती है आपकी क्या होती है, डिसकैलकुलेटिया होती है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, जैसे तारी जमी की मूवी में क्या था, वो जो ईशान अवस्थी था उसको क्या थी, डिस्ग्राफिया थी। डिस्ग्राफिया में बच्चा क्या करता है, लेखन संबंधी अक्षमता होती है, वो अच्छे से लिख नहीं पाता। जैसे कई बार उसको बी डी दिखने लगती है, या अलग अलग अक्षर में जैसे डब्ल्यू और यम में का डिफरेंस नहीं समझ पाता। ये सब क्या होती है, लेखन अक्षमता होती हैं। इस तरीके से हिंदी पेडागोजी के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको रैपिड रूप से उसका रिवीजन करवा दीजिए। इसको तो देख के ही चाहिएगा। इसके अलावा इसके थ्योरी क्लासेस को भी देख लीजिएगा, नोट्स बना के रेगुलर वे पे रिवीजन कीजिए। आप देखिएगा 15 में 13 से 14 नंबर आसानी से स्कोर कर पाएंगे इन्हीं सारे टॉपिक से। और वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।